जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर के बारे में, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में। बेहद इजी सा चैप्टर है, अपन फटाफट से देखेंगे और ख़त्म करेंगे। देखो शुरू करते हैं। चैप्टर के हेडिंग में ही एक टर्म दे रखा है नेशनल इकोनॉमी। और किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये हमें समझ में आता है जिस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जितना बेहतर होगा वो कंट्री उतना बेहतर तरीके से इकोनॉमिकली डेवलप करेगी। बट इस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मतलब कंट्री के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये कोई लंबी चौड़ी कंट्री है। इस कंट्री के एक कॉर्नर पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बट इन गुड्स की इन सर्विसेज की डिमांड है कंट्री के दूसरे कॉर्नर पे। कंज्यूमर बैठा हुआ है दूसरे कॉर्नर पे, तो इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जिस कंट्री का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जितना एफिशिएंट होता है, जितना फास्ट होता है, जितना ज़्यादा डेवलप्ड होता है, वो कंट्री उतना बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के साथ में लिंक कर पाती है। वो कंट्री उतना बेहतर तरीके से अपने इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर पाती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के ट्रू सेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है। मतलब किसी भी कंट्री को अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो सप्लाई लोकेशन है, इस सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं कुछ लोग, और इन कुछ लोगों को बुलाया जाता है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इस पहुंचाने में ट्रेडर्स यूज़ करते हैं कंट्री के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को, और जिस कंट्री का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट होता है, फास्ट होता है, डेवलप्ड होता है, वो कंट्री उतना बेहतर तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कर पाती है, डेवलप कर पाती है। बहुत सिंपल सी बातचीत, और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये अपने सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक खुद ब खुद मूव नहीं करते हैं। इनके मूवमेंट के लिए एक अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है, और कुछ लोग इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं जिनको बुलाया जाता है ट्रेडर्स। मतलब अपन सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा फास्ट होगा, जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, उतना ही बेहतर तरीके से वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। हमें ये भी समझ में आता है कि तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में एक है इनलैंड, विद इन दी कंट्री हम जो वाटरवेज को यूज़ करते हैं उसको बोल देते हैं इनलैंड। और दूसरा होता है ओवरसीज, आउटसाइड दी कंट्री, जो हम ओशंस वगैरह के रूट्स को यूज़ कर देते हैं उसको अपन बोल देते हैं ओवरसीज। और तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में एक होता है डोमेस्टिक एयरवेज और दूसरा होता है इंटरनेशनल एयरवेज। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। देखो, हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा कि किसी भी कंट्री को अगर ट्रू सेंस में इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसको अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, ये जो सप्लाई लोकेशन है, इस सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उन लोगों को बुलाया जाता है ट्रेडर्स। तीसरा, हमने बात करी कि तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है एयर ट्रांसपोर्ट। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, हमें ये भी समझ में आता है कि पुराने टाइम में ये जो हमारा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क था, ये बेहद लिमिटेड स्पेस में ऑपरेट करता था, ये बेहद नैरो स्पेस में ऑपरेट करता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ, वैसे वैसे ये देखने को मिला कि ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, ये बहुत रैपिडली एक्सपेंड होने लगा, ये बहुत रैपिडली ग्रो होने लगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमेजोन, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट। आज की डेट में किसी रिमोट विलेज में बैठा हुआ इंसान किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है और वो प्रोडक्ट उसके घर तक, उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। यूएस में बना हुआ कोई प्रोडक्ट आपके घर तक आ सकता है। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
देखो, ट्रेड तो हमेशा से हो रहा था, लेकिन पहले जो ट्रेड होता था वो रेस्ट्रिक्टेड होता था, वो लिमिटेड होता था। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स हैं वो थोड़े थोड़े बेहतर होने लगे, और जब ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स बेहतर होने लगे तो ये जो ट्रेड है ये और थोड़ा ग्रो होने लगा। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। जैसे कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं वो इंप्रूव हो गए। पहले फ़ोन होता था, अब इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया अमेज़ॉन, पॉसिबल हो पाया फ्लिपकार्ट। तो ये जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अपन बहुत इजीली समझ सकते हैं, ट्रेड बढ़ा तो हमारा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इंप्रूव हुआ, ट्रेड बढ़ा तो हमारे पास पैसा आया, हमने रिसर्च, साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और हमारे कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स इंप्रूव हुए। अब जब ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ तो हमारा ट्रेड और ज़्यादा ग्रो हुआ, ट्रेड और ज़्यादा ग्रो हुआ तो और ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, इंटरनेट आया तो ट्रेड बढ़ा, और जब ट्रेड बढ़ा तो फिर हमें और ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क को ग्रो करने की ज़रूरत पड़ी। मतलब ये कम्युनिकेशन, ये ट्रेड, ये ट्रांसपोर्ट जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत कि पुराने टाइम में ये जो ट्रेड था, ये जो ट्रांसपोर्ट था, ये बड़ा लिमिटेड स्पेस में रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत रैपिडली ग्रो हुआ है, ये बहुत रैपिडली इंप्रूव हुआ है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अच्छा, हमारी कंट्री लंबा चौड़ा साइज है, इसमें खूब सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया आज की डेट में बहुत अच्छे से लिंक्ड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस लिंक में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है रेलवेज़ ने, एयरवेज़ ने, वाटरवेज़ ने, फिर एक टाइम पे टेलीविज़न, रेडियो वगैरह ने, और आज की डेट में इंटरनेट। इन सब की वजह से आज की डेट में हमारी जो कंट्री है वो बहुत अच्छे से लिंक्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और इस लिंक की वजह से हमारा जो ओवरऑल ट्रेड है, हमारा जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट है वो इंटरनेशनल लेवल्स तक पहुंच रहा है, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, फिर इस चैप्टर में आगे बात की गई है एक एक करके सभी ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स के बारे में। सबसे पहले बात की गई है रोडवेज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रोडवेज़ अगर देखा जाए तो पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रेलवेज़ आए, वाटरवेज़ आए, एयरवेज़ आए, लेकिन ये सब कुछ बाद में आया। जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब से रोडवेज़ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पुराने टाइम पे कच्चे रोड हुआ करते थे, अब पक्के रोड हैं, और उन पक्के रोड्स में भी अब हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर रहे हैं। तो ये जो रोडवेज़ है ये एक तरीके से सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। हमारा कंट्री इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है हमारे कंट्री में। सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किसके पास में है? यूएसए के पास में है। आज की डेट में हमारे कंट्री में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। यूएसए के पास में बहुत ज़्यादा नहीं है, यूएसए के पास में भी लगभग 70 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। मतलब हम यूएसए से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन हाँ, आज की डेट में इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। बेसिक सिंपल चीज़ है, एक तो रोडवेज जो है वो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा इंडिया में आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए है। अच्छा, आगे कंपैरिजन दे रखा है कि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा बेहतर है, क्यों लोग प्रेफर करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट को इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट। और उसके 3-4 रीजंस हैं। एक तो रोड्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो बेहद कम आती है इन कंपैरिजन टू रेलवेज। लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इन कंपैरिजन टू रेलवेज। दूसरा, रोड्स को कहीं भी बनाया जा सकता है। रोड्स को हिली एरियाज में बनाया जा सकता है, रोड्स को अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी वाले एरियाज में बनाया जा सकता है, ऊबड़ खाबड़ एरियाज में, रोड्स को स्लोपी एरियाज में बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवेज को हर जगह पे नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा, अगर किसी को शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रेवल करना है और कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो लोग प्रेफर करते हैं रोड के नेटवर्क को, बिकॉज वो इकोनॉमिकली फिजिबल होता है। अब सपोज करो कि 4 लोगों को ट्रेवल करना है और सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है, उसके लिए रेल बढ़िया है या उसके लिए रोड बढ़िया है? बट ऑब्वियसली बात है, रोड बढ़िया है, लोग रोड को प्रेफर करेंगे। फिर चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रोड का, वो क्या है कि रोड जो है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। कोई भी दूसरा नेटवर्क आपके घर तक नहीं आता है। रेल आपको उतारेगी स्टेशन पे, प्लेन आपको उतारेगा एयरपोर्ट पे,
आपका जो पानी का जहाज है वो आपको उतारेगा सी पोर्ट पे। कोई भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है जो कि आपके घर तक आता हो, लेकिन रोड जो है वो आपके डोर तक आती है, वो घर तक आती है। तो रोड प्रोवाइड करती है डोर टू डोर सर्विस। और फाइनली रोड का एडवांटेज है कि इट एक्ट्स एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, घर तक पहुंचोगे रोड से। आप सी पोर्ट पे उतरोगे, घर तक पहुंचोगे रोड से। आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, घर तक पहुंचोगे रोड से। अगर रोड ना हो तो रेलवे स्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर रोड ना हो तो सी पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके लिए फीडर का काम करती है रोड। इस वजह से रोड को प्रेफर किया जाता है ओवर रेलवेज। एडवांटेजेस बड़े सिंपल यही लिखे हुए हैं, अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, रोड ट्रांसपोर्ट को क्यों फेवर किया जाता है, क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर रेल ट्रांसपोर्ट। एक तो रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होती है। दूसरा, रोड्स को कहीं भी बनाया जा सकता है। उनको माउंटेन्स के ऊपर बनाया जा सकता है, उनको स्लोपी एरियाज के ऊपर बनाया जा सकता है, उनको अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी वाले एरियाज में बनाया जा सकता है। फिर इसके अलावा अगर कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, वो सस्ता होता है। रोड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। आप कोई सामान लेकर आ रहे हो, आपने रेल में रखा हुआ है, रेल घर तक तो आएगी नहीं, फिर कंधे पे लेकर आना पड़ेगा। लेकिन रोड ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि आप सामान को घर से लोड करो और घर पर ही आकर उतारोगे, कहीं बीच में कंधे पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रोड जो है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। और फाइनली रोड एक्ट्स एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बड़ी सिंपल सी बातचीत। हमने क्या देखा रोड्स में, एक तो हमने ये देखा कि इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। आज की डेट में हमारे कंट्री में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। दूसरा, हमने बात करी कि रोड नेटवर्क को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर रेलवेज। उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम होती है। दूसरा, रोड्स को कहीं भी बनाया जा सकता है, हिली एरियाज, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी वाले एरियाज, स्लोपी एरियाज। तीसरा, अगर शॉर्टर डिस्टेंस पर ट्रेवल करना है और कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो रोड जो है वो इकोनॉमिकल होती है, वो फिजिबल होती है। चौथा, रोड प्रोवाइड करती है डोर टू डोर सर्विस। और पांचवा, रोड एक्ट्स एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, हमारी कंट्री में रोड्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। इंडिया में रोड्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है और इसको अपन एक एक करके देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। सबसे पहला क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को लिंक करता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को लिंक करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। और ये 6 लेन का सुपर हाईवे है। इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का पार्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये लिंक करता है श्रीनगर को, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करता है। और इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का पार्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये लिंक करता है सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से। देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ये मेनली लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। कितने लेन का हाईवे है? 6 लेन का हाईवे है। लेकिन इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का हिस्सा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करता है। और दूसरा इसी का हिस्सा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि सिलचर आसाम को लिंक करता है पोरबंदर गुजरात से। इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को इम्प्लीमेंट करने का काम है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। मैप में अपन देख लेते हैं। देखो, ये जो येलो से दिखाया गया है ये है मेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है ये दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई और फिर मुंबई को लिंक करने का काम करता है। इसमें कितनी लेन्स हैं? इसमें 6 लेन्स हैं। इसके अलावा इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का हिस्सा है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये श्रीनगर को लिंक करता है किससे? ये श्रीनगर को लिंक करता है कन्याकुमारी से। इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का हिस्सा है ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये लिंक करता है सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से। और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
पहला क्लासिफिकेशन है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। दूसरा फिर आते हैं नेशनल हाईवेज। क्या आते हैं? नेशनल हाईवेज। ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये कंट्री को लिंक करते हैं, ये देश को लिंक करते हैं, कंट्री के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लिंक करते हैं। और ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये प्राइमरी रोड नेटवर्क है हमारे। प्राइमरी रोड नेटवर्क हमारा कौन सा है? नेशनल हाईवे। ये जो नेशनल हाईवे है इसको इंप्लीमेंट करने का काम है CPWD का, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नेशनल हाईवेज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। कुछ फैक्ट्स याद रख लो। नेशनल हाईवे 1 को क्या बुलाया जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग नेशनल हाईवे 1 है। और ये जो नेशनल हाईवे 1 है ये लिंक करता है दिल्ली को अमृतसर से। दिल्ली को अमृतसर से लिंक करता है नेशनल हाईवे 1, जिसको बुलाया जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। इनफैक्ट आप ये भी याद रख सकते हो कि एक नेशनल हाईवे 7 है जिसको आज की डेट में बुलाया जाता है नेशनल हाईवे 44। और ये हमारे कंट्री का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो कि लिंक करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। बहुत सिंपल। पहली कैटेगरी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को लिंक करता है। इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करता है। और इसी का हिस्सा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से लिंक करता है। इसको इंप्लीमेंट करने का काम है NHAI का। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे हमारे कंट्री को लिंक करता है, हमारे कंट्री के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लिंक करता है। ये हमारे कंट्री का प्राइमरी रोड नेटवर्क है। नेशनल हाईवे को इंप्लीमेंट करने का काम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, CPWD का। नेशनल हाईवे 1 जिसे बुलाया जाता है शेरशाह सूरी मार्ग, वो लिंक करता है दिल्ली को अमृतसर से। नेशनल हाईवे 7 जिसको आज की डेट में बुलाया जाता है नेशनल हाईवे 44, वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारी कंट्री का और वो लिंक करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज, और ये जो स्टेट हाईवेज हैं वो स्टेट की कैपिटल को लिंक करते हैं स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स से। ये जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो स्टेट की कैपिटल को स्टेट की डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स से लिंक करने का काम करते हैं। और इन स्टेट हाईवेज को इंप्लीमेंट करने का काम है स्टेट की PWD का, स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। फिर चौथी होती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। चौथी कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस से लिंक करने के काम में आती हैं। देखो, नेशनल हाईवे कंट्री के अलग अलग हिस्सों को लिंक करता है। स्टेट हाईवे स्टेट की कैपिटल को स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से लिंक करता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस से लिंक करती हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं इनको इंप्लीमेंट करने का काम है जिला परिषद का। किसका काम है? जिला परिषद का। फिर होती हैं पांचवी अदर रोड्स। अदर रोड्स को बेसिकली अपन बोल सकते हैं रूरल रोड्स। क्या बोल सकते हैं? रूरल रोड्स। और ये जो रूरल रोड्स हैं ये गांव को लिंक करती हैं, ये विलेजेस को लिंक करती हैं टाउन से। जो रोड्स गांव को शहरों से लिंक करने का काम करती हैं उनको बुलाया जाता है रूरल रोड्स या उनको बुलाया जाता है अदर रोड्स। सरकार ने एक योजना चलाई जिसको बुलाया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसको चलाया गया साल 2000 में। और ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है इसके थ्रू पैसा दिया जाता है रूरल रोड्स को डेवलप करने के लिए, रूरल रोड्स को बनाने के लिए। और फाइनली कैटेगरी है बॉर्डर रोड्स। कौन सी रोड्स? बॉर्डर रोड्स। और ये जो बॉर्डर रोड्स हैं इनको बनाने का काम है BRO का। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1960 में। ये जो बॉर्डर रोड्स होती हैं इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज़ में बॉर्डर रोड्स हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो रोड्स हैं उनकी बेहद इंपॉर्टेंस है। कल को अगर लड़ाई हो जाए तो ये रोड्स एकदम तैयार होनी चाहिए हमारी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए। आपके घर के बाहर की रोड अगर टूटी है तो 4-6 दिन तक 10 दिन तक काम चल सकता है, लेकिन बॉर्डर एरिया में ये लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। और इसलिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई सरकार ने जिसको बुलाया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1960 में और ये काम करती है बॉर्डर रोड्स को बनाने का, उनको मेंटेन करने का। अच्छा, ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन है। एक बेसिस और है रोड्स को क्लासिफाई करने का और वो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है। और मटेरियल यूज के बेसिस पे एक होती है मेटल्ड रोड्स। मेटल्ड रोड्स बेसिकली वो रोड्स होती हैं जो कि सीमेंट की बनी हुई हैं, जो कि कंक्रीट की बनी हुई हैं,
जो कि बिट्यूमिन कोल वगैरह की बनी हुई हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मेटल रोड्स वो रोड्स होती हैं जो कि पक्की रोड्स होती हैं, और दूसरी होती हैं अनमेटल्ड रोड्स। कौन सी होती हैं? दूसरी होती हैं अनमेटल्ड रोड्स। अनमेटल्ड रोड्स वो होती हैं जो कि कच्ची रोड्स होती हैं, जो कि रेनी सीजन के दौरान सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। एक तो जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 6 टाइप्स की रोड्स होती हैं। एक बार फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। पहली है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को लिंक करता है। 6 लेन का सुपर हाईवे है। इसी का पार्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इसी का पार्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से। इसको इंप्लीमेंट करने का काम है NHAI का। दूसरा होते हैं नेशनल हाईवेज। ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये कंट्री के अलग अलग हिस्सों को लिंक करते हैं। ये हमारे कंट्री का प्राइमरी रोड नेटवर्क है, और इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? CPWD का, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स का। नेशनल हाईवे 1 को बुलाया जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। ये लिंक करता है दिल्ली को अमृतसर से। हमारे कंट्री का जो लॉन्गेस्ट हाईवे है उसका नाम क्या है? NH44। पहले इसको बुलाया जाता था NH7, और ये लिंक करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। फिर तीसरा है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो हैं वो स्टेट की कैपिटल को लिंक करते हैं स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स से, और इनको इंप्लीमेंट करने का काम है स्टेट की PWD का। फिर चौथा क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लिंक करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अदर प्लेसेस से, और इनको इंप्लीमेंट करने का काम है जिला परिषद का। फिर आती हैं अदर रोड्स, जिनको रूरल रोड्स भी बुलाया जा सकता है। गाँव की वो रोड्स जो कि गाँव को लिंक करती हैं किसी टाउन से, किसी शहर से, उनको बुलाया जाता है रूरल रोड्स। इनके लिए सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और फिर फाइनली आती हैं बॉर्डर रोड्स, और बॉर्डर रोड्स को बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का, मेंटेन करने का काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। ये जो बॉर्डर रोड्स होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, इनको स्पेशली मेंटेन किया जाता है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन और है रोड्स का, और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज्ड। और मटेरियल यूज के बेसिस पर 2 टाइप्स की रोड्स होती हैं। एक होती है मेटल्ड रोड्स, जिनको बुलाया जा सकता है पक्की रोड्स, जो कि बनी होती हैं सीमेंट से, जो कि बनी होती हैं कंक्रीट से। और दूसरी होती हैं अनमेटल्ड रोड्स, जो कि कच्ची रोड्स होती हैं, जो कि रेनी सीजन के दौरान सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, अपन फटाफट से देख लेते हैं और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ये लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। 6 लेन का सुपर हाईवे है। इसी का पार्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इसी का पार्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से। इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। दूसरा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे हमारे कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करता है। ये हमारे कंट्री का प्राइमरी रोड सिस्टम है। और नेशनल हाईवेज जो हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? CPWD का। यहाँ नहीं दे रखा, याद रखो। नेशनल हाईवे 1 शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ से कहाँ लिंक करता है? दिल्ली को अमृतसर से लिंक करता है। फिर तीसरा है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो हैं वो स्टेट की कैपिटल को लिंक करते हैं स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स से। और स्टेट हाईवेज को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? स्टेट की PWD का, स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। फिर इसके बाद आती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस के साथ में लिंक करती हैं, और इनको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? जिला परिषद का। फिर आती हैं अदर रोड्स। अदर रोड्स को रूरल रोड्स भी बुलाया जाता है। बेसिकली गांव को शहर से जो रोड लिंक करती है उसको बोल देते हैं रूरल रोड। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाई गई, जो कि पैसा देती है इन रूरल रोड्स को मेंटेन करने के लिए, इनको बनाने के लिए। और फाइनली आती हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करने का, कंस्ट्रक्ट करने का काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। ये जो बॉर्डर रोड्स हैं इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। ये सब अपन ने देख लिया। फिर इसके बाद बात की गई कि जो रोड्स हैं इनको एक बेसिस पे क्लासिफाई और किया जा सकता है, और वो है टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। टाइप ऑफ मटेरियल यूज के बेसिस पे एक होती है मेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स बेसिकली वो रोड्स होती हैं जो कि सीमेंट की बनी होती हैं, जो कि कंक्रीट की बनी होती हैं, जो कि बिट्यूमिन ऑफ कोल की बनी होती हैं, बेसिकली पक्की रोड्स। और दूसरी होती हैं अनमेटल्ड रोड्स, जो कि कच्ची रोड्स होती हैं, जो कि रेनी सीजन में यूज़ नहीं की जा सकती हैं। अच्छा, ऊपर एक डब्बा दे रखा है, इस डब्बे में बात की गई है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के बारे में, जिसका नाम है अटल टनल। आपने नाम सुना होगा इसका। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, उसका नाम क्या है? अटल टनल। कितना लंबा ये? 9.02 किलोमीटर। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये कनेक्ट करता है मनाली को लाहौल स्पीति से।
मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, जिसका नाम है अटल टनल। इस अटल टनल को किसने बनाया? BRO ने बनाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। पहले क्या होता था कि 6 महीने इस रूट पे बर्फ़ पड़ती थी और उस बर्फ़ की वजह से ये जो लाहौल स्पीति वैली है इससे हमारा कनेक्शन कट हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब हमने टनल बना दिया है और टनल की वजह से, स्नोफॉल की वजह से हमारा जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होता है, ये टनल कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये जो टनल है ये पीर पंजल रेंज, अपन ने पढ़ा हुआ है हिमालयाज़ में एक पीर पंजल रेंज है, उस पीर पंजल रेंज में से होके गुजरता है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। आगे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बात की गई है, रेलवेज वगैरह, वाटरवेज वगैरह, पाइपलाइंस वगैरह, उन सब के बारे में अपन बातचीत करेंगे अगले सेशन में। आज अपन अपनी बातचीत को यहीं खत्म कर रहे हैं। कई बार अपन ने रिवाइज कर लिया है, इजी सेशन था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।